हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक रोटेशन में हम लोगों ने स्टार्टिंग की बात करें तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉर्क स्टार्ट किया था, टॉर्क निकालना हमने सीखा था। बच्चों, उसके बाद फिर हम लोगों ने टॉर्क पे बेस्ड जो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है, यानी रिजिड बॉडी की अगर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बोला था कि कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए, यानी नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में इन्हीं सब चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। रोटेशन में बच्चों आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू एक बार दे देता हूं। अभी हमें कुछ बेसिक टर्म्स करना है, जैसे एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, एंगुलर इंपल्स के बारे में पढ़नी है, ठीक, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करनी है। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, रोटेशनल पावर क्या होती है, रोटेशनल वर्क क्या होती है, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। और फिर बच्चों उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग CTRM, कॉम्बाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ये एक बेहतरीन टॉपिक है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बढ़िया सवाल बनते हैं। ओके, तो अभी कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। सब कुछ प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सब कुछ केवल कोई एक फिक्स्ड एक्सिस है, उसके बाद कोई पार्टिकल कोई बॉडी रोटेट करी जा रही है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद करेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फिर एंगुलर इंपल्स, छोटी छोटी जो चीजें हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल अगर किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जाए तो आपको पता है हाफ ऑफ mv², सिंपल। लेकिन रोटेशनल में क्या होती है, रोटेशन में क्या होती है, एक पूरी रिजिड बॉडी ही रोटेट कर रही है, ओके, किसी एक्सिस के टुवर्ड्स। तो फिर वहां पे अगर देखा जाए हर इंडिविजुअल पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी। ऑब्वियस ही बात है कि सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। हाँ, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन सबकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। सपोज करो कि आपके पास कोई इस तरह से कोई रिजिड बॉडी है और यहाँ पे कोई एक्सिस जा रही है ऐसे, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के टुवर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पे जो भी पार्टिकल हम लेंगे, अलग अलग पार्टिकल, जैसे इस पार्टिकल का लेंगे तो इसका अपना वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये r1 डिस्टेंस है, अगर ये ओमेगा से घूम रही है अगर, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा r1 होगी। कोई यहाँ पे पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी इस साइड में होगी, इसकी ओमेगा इंटू r2 होगी अगर r2 डिस्टेंस है। जहाँ भी जो भी पार्टिकल है बस अपने r वेक्टर के सीधे सीधे परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा r3 होगा। लेकिन हाँ, एक कमाल की बात है, सारे का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, इस पूरे रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो सारे पार्टिकल का लेकर के सम करना पड़ेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अगर मैं लिखना चाहूं अबाउट AB, तो आपको करना ये पड़ेगा K1, K2, K3, जितने भी पार्टिकल्स है सिस्टम में सबको लेकर के ऐड करना पड़ेगा। ओके, पहले पार्टिकल का लिखे तो सबका मास मैं m ले लेता हूं। ओके, सो हाफ ऑफ m ओमेगा r1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ m ओमेगा r2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m ओमेगा r3 का होल स्क्वायर। बच्चों इसी तरीके से चीजों को जोड़ लेना होगा। हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर सब में आएगा, सबको बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, या m1 m2 भी बोल सकते हो पार्टिकल के लिए, कोई इशू नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, m1 बोल लेते हैं, इसको m2 बोल लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो m1 m2 m3 एक्सेट्रा, तो m1 m2 m3 r3 स्क्वायर। बच्चों ये है क्या, ये है क्या, देखो, तो ये बेसिकली हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। तो बच्चों इस एक्सिस के टुवर्ड्स हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो एक्चुअली पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर। सो सिंपल अगर हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का लिखा जाए, पूछा जाए, सो दैट वुड बी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये किसके एनालोगस है, हाफ ऑफ mv² के एनालोगस है। हाफ ऑफ mv² ट्रांसलेशन में होता था, मास वहां पे यूज करते थे, वहां पे लीनियर वेलोसिटी। यहां पे हाफ ऑफ m की जगह पर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर वेलोसिटी की जगह पर क्या हो गया, ओमेगा। तो आपको होपफुली ये चीजें याद भी होंगी। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है। भाई इस पर एक दो
सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं, इसका यूज करके हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अभी तो कुछ बेसिक आइडिया ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको यूज करके आगे चल के हम लोग बात करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रॉड है ऐसे, ठीक है बच्चों, और ये ओमेगा इक्वल्स 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। इसकी लंबाई 1 मीटर है, या इसकी लंबाई मैं ले लेता हूं 12 मीटर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के टुवार्ड्स, AB एक्सिस के टुवार्ड्स इस रॉड की, इसकी मास में ले लेता हूं 1 kg, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, ठीक है, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेचुरली। तो सिंपल सा है भी, हाफ ऑफ क्या होगा? I ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ I, इस रॉड का इस एंड के टुवार्ड्स I क्या होता है? तो ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ओमेगा आपको पता ही है 2 का स्क्वायर, सारे डेटा को डाल लेते हैं, 6 नीचे, मास 1 और L यानी 12 का स्क्वायर इंटू 2 2 4। ओके, तो 144 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों इतनी जूल। क्लियर है? तो कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर में ध्यान इस बात का रखना है कि वो रॉड या वो सिस्टम किस एक्सिस के टुवार्ड्स वो रोटेट कर रही है, बस ये सिंपल सा ले लेना है, बात खत्म हो जाएगी। आइए मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे पास कोई स्फीयर है, ओके, और यहाँ पे एक एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये स्फीयर है और ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे, ओमेगा इक्वल्स 1 रेडियन पर सेकेंड, इसकी रेडियस गिवन है 2 मीटर, मास गिवन है 2 kg, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अबाउट गिवन एक्सिस। तो ऑब्वियस ही बात है, इस एक्सिस के टुवार्ड्स पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हमें तो सेंटर वाला पता रहता है, और सेंटर वाला सॉलिड का क्या पता होता है बच्चों? 2/5 mr स्क्वायर, ओके, और 2/5 mr स्क्वायर में अगर हम ये ऐड कर ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम AB एक्सिस के टुवार्ड्स पहले निकालते हैं, तो ये सेंटर वाली हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास इंटू r स्क्वायर, सो ये हो जाएगी 7/5 mr स्क्वायर। तो 7/5 मास क्या है? मास 2 है, और रेडियस की बात है तो 2 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 2 जा 8, 56/5, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके, सो I आपको पता ही है 56/5 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 56/10 विच इज 5.6 जूल। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या हो गया? हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। बस ध्यान इस बात रखना है कि I हमें उस एक्सिस के टुवार्ड्स लेनी है जिस एक्सिस के टुवार्ड्स बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो कहीं भी बच्चों प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कहीं भी यूज कर लेना, ओके। इसका यूज आगे चल के हमें मिलेगा जब हम लोग सवाल मल्टी कंसेप्ट वाले सवाल बनाएंगे, तो उसमें कभी कभी किसी बॉडी का प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे डिस्कस करेंगे। और एक बार और बच्चों हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग CTRM पढ़ेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अभी कंबाइंड नहीं है, अभी प्योर रोटेशन हो रही है, ये बॉडी चल नहीं रही है, बस एक एक्सिस के फिक्स्ड एक्सिस के टुवार्ड्स केवल और केवल रोटेट कर रही है। ऐसी स्थिति में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सब कुछ क्लियर तरीके से पढ़िए, ओके बच्चों। सो क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, ओके, फिर उसको देखेंगे, फिर धीरे धीरे एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन पे बात करेंगे, कहां पे वो कंजर्वेशन लागू होती है, ठीक है, उसको सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें करनी है अभी, तो पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। लीनियर मोमेंटम से तो आप एक्वाइंटेड हैं ही। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सिंपल कोई पार्टिकल हो, एम मास हो, ठीक, या कोई बॉडी भी हो, एम मास हो, अगर वो v वेलोसिटी से या यूं कहें सेंटर ऑफ मास उसकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होती है m इंटू v ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बड़ी बड़ी है तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से, अगर छोटी बड़ी है तो फिर ऑब्वियसली पार्टिकल की वेलोसिटी ले लो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले लो, सब कुछ क्या होगा? सेम ही होगा। तो कुल मिलाकर के लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट तो आपको पहले से मालूम है, m इंटू v, ओके। अब यहां पे बच्चों बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है।
लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है भाई मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक ठीक। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी बॉडी है जो मूव कर रही है, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके वजह से उसमें एक रोटेशनल इफेक्ट आ रही है, ये कह सकते हो वो रोटेशनल मोशन कर रही है। ओके, मान लो कि कोई एक पार्टिकल है ऐसे और इस तरह से एंगल पे वो घूम रही है, तो एक एक्सिस के टुवार्ड्स वो एंगल पे घूम रही है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होगी? जैसे बच्चों आपको याद होगा कि जब हमने टॉर्क को डिफाइन किया था तो किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया था, ठीक, और फोर्स के लगाने से उसमें टर्निंग इफेक्ट हमने देखा था। तो इसके लिए डिफाइन कैसे किया था? किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हो और उसकी लोकेशन क्या है, ठीक, तो r क्रॉस f से हमने उस पॉइंट के टुवार्ड्स उस पार्टिकल पे लगे गए फोर्स का टॉर्क निकाला था, याद होगा। सिमिलरली कोई पार्टिकल है जिसकी कुछ लीनियर मोमेंटम है m भी, ओके, या p मान सकते हो, और जिस पॉइंट पे है फिलहाल उसकी एक पोजीशन वेक्टर अगर डिफाइंड है, कुछ r वेक्टर वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के टुवार्ड्स हम उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टॉर्क डिफाइन करते थे वैसा ही कुछ कुछ। तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों एंगुलर ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ओके, और हमारे पास ये कोई भी पॉइंट है, फिलहाल मैं ओरिजिन ले रहा हूं लेकिन कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी पी पॉइंट है बच्चों, या पी पॉइंट नहीं लेता हूं मैं, ए पॉइंट लेता हूं, और इस जगह पर किसी भी पार्टिकल की जो लीनियर मोमेंटम है वो पी है, दिस इज लीनियर मोमेंटम, एम भी आप लिख सकते हो, ओके, और इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो आर है, ओके। तो सिंपल इस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है ओ के अबाउट, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about O is defined as L से सिंपली डिनोट करते हैं R क्रॉस P, ठीक है। आप चाहो तो P को M भी लिख सकते हो, क्लियर है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो L का मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, R इंटू P इंटू साइन थीटा। What is theta? Theta is the angle between R and P. R को थोड़ा आगे तक बढ़ा लो और P ये है और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। सिंपल। टॉर्क कैसे था, R क्रॉस F, याद है, वैसे ही L क्या है, R क्रॉस P, सिंपल सिंपल वैसे ही कुछ है। डायरेक्शन में सेम सेम कहानी होगी, R क्रॉस P, R और P इधर है तो R क्रॉस P। ये भी बस रोटेशनल इफेक्ट को देखना कि ऐसे रोटेशनल इफेक्ट है तो अंदर की तरफ इसमें होने वाला है एंगुलर मोमेंटम, ओके। टॉर्क जैसे होता था वैसा ही कुछ कुछ चीजें भी है, ओके। अब बच्चों याद होगा जब टॉर्क हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे RF साइन थीटा होता था, उसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था, याद होगा। वैसा ही यहां भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ना चाहेंगे इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। आइए मैं दो पार्ट में तोड़ के बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि यहां पे कोई पार्टिकल है जिसकी लीनियर मोमेंटम P है, ओके। तो यहां पे हमारे पास O है और इसकी पोजिशन वेक्टर R है और ये वाली एंगल थीटा है, ओके। अब P का दो कंपोनेंट बच्चों, इस साइड में P का कौन सा कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा हो जाएगा, इस साइड में ऑब्वियसली P cos थीटा हो जाएगा, ओके। एंड अगर मैं L के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो RP साइन थीटा होता है बच्चों। इस चीज को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं R, व्हाट इज P साइन थीटा, P साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर, सो दिस इज द P परपेंडिकुलर। सिंपल, जैसे R और F परपेंडिकुलर करते थे वैसा ही कुछ कुछ है। सिमिलरली यहां पे कोई पार्टिकल है, यहां पे इसके लीनियर मोमेंटम है और ये मेरा पोजीशन वेक्टर R है, इसके बीच का एंगल थीटा है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं पीछे बढ़ा दूं, कभी कभी P को जैसे फोर्स को पीछे बढ़ाता था और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं जिसको मैं H बोल रहा हूं, अगर ये थीटा है तो नेचुरली ये थीटा हो जाएगा, अगर ये R वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड R हो जाएगी, ओके। नाउ इसमें अगर बच्चों मैं साइन थीटा यूज कर लूं तो साइन थीटा क्या होने वाला है, H परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस विच इज R, सो H बाई R। तो बच्चों H क्या होने वाला है, R साइन थीटा। अब यहां से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को फिर से लिखूं RP साइन थीटा, अब की बार P को मैं छोड़ता हूं और R साइन थीटा को लिखता हूं। एंड व्हाट इज R साइन थीटा, R साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल जैसे फोर्स में होता था ना कि फोर्स को पीछे आगे पीछे बढ़ा लो और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। अब जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का निकाल रहे हो उस लीनियर मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ा दो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है।
सो क्लियर है बच्चों, जस्ट टॉर्क जैसा ही है ये, पूरी की पूरी फील उसकी वैसी ही है। ओके, तो चलिए इस चीज को पहले कर लीजिए कॉपी, और इसके बाद पहले हम लोग एक दो सवाल कर लेंगे इस पे सिंपल सा, और फिर उसके बाद हम लोग किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जैसे कोई बॉडी का ही समझ लो, कोई बॉडी है और कोई एक्सिस है, उस एक्सिस के टुवार्ड्स अगर वो पार्टिकल घूम रही है, सॉरी वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो फिर उसका हम लोग कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। जैसे याद होगा जब टॉर्क निकाला था तो फिर एक पार्टिकल का निकाला था, फिर हमने एक बॉडी का भी तो निकाला था, याद होगा। किसी बॉडी अगर कोई बॉडी अगर अल्फा से घूम रही है तो आई टाइम्स ऑफ अल्फा, याद होगा बच्चों। वैसा ही कुछ यहां पे करने वाला है, पहले आप इसको कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आइए एक दो सवाल हम लोग प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। वही अपना पुराना वाला सवाल, प्रोजेक्टाइल वाला सवाल कर लेते हैं। यू स्पीड से एम मास की कोई ऑब्जेक्ट थी, थीटा एंगल पर हमने फेंका और ऐसे चली गई। तो जब टॉप हाइट पर बच्चों ये है, प्रोजेक्टाइल जब टॉप हाइट पर है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ व्हेन इट इज एट मैक्स हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट पर होगी तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। बेहद आसान है बच्चों, सिंपल सा फंडा है कि यहां पे इसकी एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम किधर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसकी मास अगर m है तो यहां पे वेलोसिटी हमेशा इस साइड में होती है, इतना तो आपको पता ही है। और इसकी वेलोसिटी बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज करती नहीं है, ये बात आपको पहले से पता है। तो जितनी यहां पे होगी उतनी ही यहां पे होगी, तो यहां निकालने की जरूरत नहीं है, शुरू वाला ही जो x में है वही ले लिया। तो बच्चों यहां पे हमने वेलोसिटी देख लिया, तो मोमेंटम p तो आराम से निकल जाएगा। तो p क्या होगा भाई, p क्या होगा m इंटू v, और v तो u cos थीटा है, तो p तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग का प्लानिंग क्या होता है, p को आगे पीछे बढ़ा लो, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। तो ये आगे पीछे बढ़ा लेता हूं मैं इसको, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेता हूं। ओके, सो व्हाट इज दिस बच्चों, ये तो मैक्सिमम हाइट है। ओहो, अरे ये तो मैक्सिमम हाइट है भाई। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो दिस इज नथिंग बट आर पी साइन थीटा। ओके, तो सीधे सीधे p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p मैं ऐसे बोल रहा हूं, जिधर वेलोसिटी होती है ना ऑब्वियसली उधर ही डायरेक्शन में p होती है, ये तो कंफर्म है। सो इसी को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं। सो p क्या है बच्चों, mu cos थीटा, और हाइट क्या है, दिस इज h max। ओके, और h max का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो प्रोजेक्टाइल की कहानी है। ओके, सो आप सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। अब इसी सवाल को चाहे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो फिर बच्चों आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो फिर आप उस जगह पर इसकी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है, और आर वेक्टर देखना पड़ेगा, और फिर दोनों को क्रॉस आप करा सकते हो, या फिर पी को पीछे बढ़ा करके फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हो। कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, क्या मेरी बात बच्चों गेट कर रहे हो, क्या मैं जो बोल रहा हूं क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। ओके, आइए एक सवाल और लगाते हैं इस पे। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां पे O पॉइंट है, और यहां पे एक पार्टिकल को शुरू में u बराबर 0 से छोड़ा, m मास की कोई पार्टिकल है। ओके, जस्ट मैंने रिलीज किया, और यहां से बच्चों डिस्टेंस है इसकी r। तो t टाइम के बाद पार्टिकल कहीं नीचे चली जाएगी, लगातार स्पीड इसकी बढ़ेगी। तो t टाइम के बाद पूछा गया है कि O के अबाउट उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about O, okay, about O after time t, t टाइम के बाद उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टिकल को हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो t टाइम के बाद कहीं और यहाँ हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो u इक्वल्स 0, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो v इक्वल्स u प्लस जी टी। ओके, वेक्टोरियल लिखोगे तो ऐसे लिखोगे भाई, और क्या लिखोगे। ओके, तो g की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस जी टी वैक्टर में लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो v विल बी u, शुरू में जीरो है और g तो g ही है, और t टाइम के बाद यही हो जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, zt,
ठीक है ऐसे। तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m इंटू भी, m इंटू भी, तो m इंटू जी इंटू टी। सीधे सीधे हमने लीनियर मोमेंटम निकाल लिया। इस जगह पर इसकी लीनियर मोमेंटम ये हो गई। ओके, अब लीनियर मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ा लो और जिस पॉइंट के अबाउट आपको चाहिए होगा एंगुलर मोमेंटम, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों p को आगे पीछे बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली यही लाइन जो होगी वही परपेंडिकुलर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितनी है, r है। तो भाई अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट o निकाल लूँ तो p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r हियर, सो mgt इंटू r। ओके बच्चों, सो ये हो गया भाई। एंगुलर मोमेंटम टाइम पर डिपेंड कर रही है। ओके, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे इसकी एंगुलर मोमेंटम लगातार क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हो बढ़ती चली जाएगी। अब कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा सर, इसकी तो डायरेक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसके अबाउट ऐसे जा रही है, टर्न ऐसे कर रही तो इनसाइड होगी। ठीक है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई के ऊपर होता है जेड, अंदर में होता है, मैं बता ही देता हूं आपको, अगर ये x है और ये y है तो इसके बच्चों ऊपर क्या होता है प्लस z, प्लस k बोल सकती हूँ, तो इसके अंदर की तरफ क्या होगा माइनस k। अगर इसका मैं वेक्टोरियल लिखना चाहूँ तो mgrt क्या होगा, k होगा बच्चों या माइनस k, पीछे माइनस लगा देता हूँ। तो वेक्टर में भी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। ओके, आसान है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए पहले इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट डेफिनेशन पे काम कर लेना है, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं होता इसमें। ठीक है, एक सिंपल सवाल भी हो सकता है बच्चों r क्रॉस p पे डायरेक्ट, मैं नहीं करने वाला वो, अब r दे देगा किसी को, ठीक है, जैसे r क्रॉस f वाले जो सवाल किया था वैसे ही f के जगह पर यहाँ p दे देगा भाई, और क्या है। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करते, आप खुद ऐसे सवालों को डील कर सकते हो। ओके, चलिए इसको पहले आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ओके, सपोज करो कि आपके पास कोई इस तरह से रिजिड बॉडी है, ओके, और ये अपनी एक्सिस से चली गई है और इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है। कोई रिजिड बॉडी है और कोई एक्सिस चली गई है और इसके बाद ओमेगा से घूम रही है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, कोई भी पार्टिकल होगी, कहीं भी पार्टिकल होगी, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मैं ले लूँ तो उसकी जो भी डिस्टेंस होगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों इसके सीधे परपेंडिकुलर होगी। ओमेगा से घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी जस्ट परपेंडिकुलर मैं थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर की तरफ समझना, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। ओके, और ये कितनी होगी ओमेगा इंटू r1, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम होगा। यहाँ पे कोई r2 डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है तो इसकी होगी ओमेगा इंटू r2। ओके, तो बच्चों जो भी वेलोसिटी होगी, ओके, और इस एक्सिस के टू पार्ट्स में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाली है r, और जिधर वेलोसिटी है ऑब्वियस सी बात है उधर ही लीनियर मोमेंटम है। तो हर एक पार्टिकल का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी का निकालने के लिए हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल करके सबको क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ। अब इस चीज़ को देखने की भी चीज़ है कि हर एक पार्टिकल बच्चों इधर जा रही है, हर एक पार्टिकल इधर जा रही है, हर एक पार्टिकल इधर जा रही है, समझ लो। तो एक पार्टिकल ऐसे गई ऐसे तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर, एक पार्टिकल ऐसे गई तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर, समझ पा रहे हो। फिर एक पार्टिकल ऐसे गई तो इसकी एंगुलर मोमेंटम ऊपर, तो सबकी एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के टुवार्ड्स हो रही है। तो कोई भी पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो हर एक पार्टिकल को ले लो, यहां से एक पार्टिकल को ले लो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक्सिस ये है, मतलब एक्सिस ये है तो आर ये है, तो आर ये, तो आर क्रॉस ये पर एक्सिस के लॉन्ग, किसकी तरफ बच्चों, एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस साइड में होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फील करके देखो, एक पार्टिकल को ले लो, ऐसे जा रही है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसे मिलेगी। ओके, तो सब एडिटिव ही होगा, सेम डायरेक्शन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो भाई सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम होता है भाई, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो L1 L2 L3 डॉट डॉट क्या होगा, तो ये होगा भाई P इंटू आर इंटू साइन थीटा। ओके, लेकिन साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यार है तो सीधे P इंटू आर कर लो। ओके, सो P इंटू R1, P1 R1, P2 R2, P3 R3, सब पार्टिकल का यही होगा। P को कैसे लिख सकते हो, M मास लिख सकते हो पहले पार्टिकल का,
उसकी वेलोसिटी ओमेगा r1 लिख सकते हो और ऑलरेडी r1 है। फिर दूसरे पार्टिकल का मास, उसका वेलोसिटी ओमेगा r2 और उसकी डिस्टेंस r2। फिर p इसका लिख सकते हो, उसकी मास m3, उसकी वेलोसिटी ओमेगा r3 और वेलोसिटी r3 ऐसा कुछ। बच्चों यहाँ पे m1 ओमेगा r1 स्क्वायर, m2 ओमेगा r2 स्क्वायर, m3 ओमेगा r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो, ओमेगा कॉमन ले लेते हो अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बच्चों? सो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? अच्छे से देखो ये क्या है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? तो भाई ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि एक पार्टिकल का क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर, दूसरा m2 r2 स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। किस एक्सिस के टुवर्ड्स? जो एक्सिस हमने ली है उस। तो बच्चों यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, I टाइम्स ऑफ ओमेगा। किसकी तरह हो रहा है? जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, m इंटू भी। अब चूंकि रोटेशन में मास I से रिप्लेस होता है, तो देखो I भी ओमेगा से रिप्लेस होता है, तो वही तो है भाई, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आइए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई हमारे पास ये स्फेयर है, सॉलिड ही है, इसकी रेडियस r है और इस एक्सिस के टुवर्ड्स ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। ओके, ऐसे घूम रही है बच्चों, ऐसे घूम रही है। तो अगर हम पूछे कि भाई इसका L क्या है इस एक्सिस के टुवर्ड्स, ठीक है, तो सिंपल है भाई, I टाइम्स ऑफ ओमेगा कर लो। I जिस एक्सिस के टुवर्ड्स गई है तो 2/5 mr स्क्वायर ही होगा, और ओमेगा गिवन ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान है बच्चों, ये जो भी चीज की जा रही है बॉडी के प्योरली रोटेट कर रही है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है। आगे चल के CTRM पढ़ेंगे तो बॉडी रोटेट भी करेगी और आगे भी मूव करेगी, वैसी स्थिति में चीजें बदल जाएंगी। समझ पा रहे हो? ओके, तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, काम की चीजें हैं, आगे चल के सब यूज में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रॉड है, ओके, और इस एक्सिस के टुवर्ड्स ये ओमेगा से घूम रही है। इसकी मास मान लो m है भाई, इसकी लंबाई l मान लो। तो क्या होगा, इस एक्सिस के टुवर्ड्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो तो बेहद सिंपल है भाई, I टाइम्स ऑफ ओमेगा, और I इसका क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 3 और ओमेगा कर लो, आंसर कुछ भी नहीं है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। किसी पार्टिकल का निकालना हो तब भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, किसी बॉडी का किसी फिक्स्ड एक्सिस के टुवर्ड्स निकालना है तब भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है इन सब चीजों में। क्लियर बच्चों? तो चलिए इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच बच्चों एक हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कहानी पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। आइए देखिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हालांकि ये जो रिलेशन है दोनों के बीच, ये एक्सपेक्टेड है। आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है ट्रांसलेशन से तो आप खुद ब खुद बना लोगे। सोचो, लीनियर मोमेंटम P और फोर्स के बीच कुछ कनेक्शन था, याद होगा, फोर्स का डेफिनेशन था dp/dt। ओके, सिमिलरली रोटेशन में फोर्स टॉर्क की जगह पर हो जाता है, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की जगह पर, सो dl/dt। बच्चों ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं, इसको डिराइव करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पार्टिकल की सिस्टम है, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p। अगर बच्चों मैं ढेर सारे पार्टिकल की बात करूं, सिस्टम में ढेर सारी पार्टिकल है, तो सबका समेशन करते हैं r क्रॉस p, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, बिल्कुल करते हैं वेक्टोरियल। अगर इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो क्या मिलने वाला है, dl/dt। समेशन के अंदर बात करते हैं r क्रॉस p। बच्चों
आर मान लीजिए वेरिएबल है, पी भी वेरिएबल है, तो आर को पहले पीछे कर लिया, क्रॉस पी का डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस इसके अंदर ही करते हैं, फिर पी को पीछे कर लिया और फिर आर का डिफरेंशिएशन कर लिया। ओके, ध्यान रहे ये हर इंडिविजुअल पार्टिकल का है, हर एक पार्टिकल का करके और तब समेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप सिंगल पार्टिकल का भी निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पूरे सिस्टम का, किसी पूरे बॉडी का निकाल रहा हूँ तो हर एक पार्टिकल का आर क्रॉस पी निकाल करके समेशन करते हैं। ऐसे ही तो एंगुलर मोमेंटम निकाला है किसी बॉडी का। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, आर आई एंड डी पी आई बाई डी टी। ठीक है, आप सब लोग को पता है कि डी पी बाई डी टी फोर्स होता है, याद करो फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इक्वल्स डी पी बाई डी टी। सो बच्चों एफ आई है प्लस पी आई और डी आर आई बाई डी टी, ये क्या है बच्चों, क्रॉस हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे आई एम सॉरी ये क्रॉस हो जाएगा, बीच में क्रॉस है इसलिए क्रॉस हो जाएगा। ओके, डी आर आई बाई डी टी क्या है बच्चों, डी आर आई बाई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। अब कमाल की बात ये है, पी आई को हम चाहें तो m इंटू एम आई इंटू वी आई लिख सकते हैं, और क्रॉस एक्चुअली, और क्रॉस वी आई। अब गौर से देखिए, वी आई क्रॉस वी आई, दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर के बीच का क्रॉस हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है। सो बच्चों ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, सो आर आई क्रॉस एफ आई। और ये क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क। अगर समेशन लगा दिया तो पूरे होल बॉडी का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट। सो बच्चों हम बोल सकते हैं दिस इज द टॉर्क। सो हमने क्या देखा कि डी एल बाई डी टी क्या हो रहा है, टॉर्क के इक्वल हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स के लिए होता है एफ इक्वल्स डी पी बाई डी टी। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है। सो टॉर्क क्या मिला आपको, डी एल बाई डी टी। ओके, यहां से हो गया, आसान चीज है। नाउ अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस पे ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्लियर बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था, आपको याद होगा। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए हमने कुछ बातें बताई थी आपको कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो होता है डी पी बाई डी टी, याद होगा बच्चों। वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर पी कांस्टेंट हो गया तो वही एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने बोला था कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तभी पी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है सिस्टम की। वही बात बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं। टॉ एक्सटर्नल की बात मैं करूँ तो क्या होता है ये, डी एल बाई डी टी। अगर यहाँ भी मैं बोल दूं कि अगर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, 0, और एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट ही होता है, ये तो कंफर्म है। सो इफ एल अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कांस्टेंट, मान लो कि एल किसी फिक्स्ड एक्सिस के टुवार्ड्स अगर कांस्टेंट है, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी का टॉ जो होगा डी एल बाई डी टी, ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ओके, सो टॉ भी क्या हो गया, टॉ क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के टुवार्ड्स, तो उसी फिक्स्ड एक्सिस के टुवार्ड्स एल हमेशा क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। ठीक, तो यही बात मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट यही है कि इफ देयर इज नो टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हमेशा एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी एक्सिस होती है बच्चों जिसके अबाउट टॉर्क बॉडी पे लग रहा होता है, तो उसके अबाउट कभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। हाँ, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं जिसके अबाउट टॉर्क 0 हो रही है। ध्यान रखिएगा, एक्सिस बहुत सारे होते हैं जिसके अबाउट टॉर्क लग रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे एक्सिस भी होती है जिसके अबाउट नेट टॉर्क बॉडी पर क्या होती है, 0। तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसी एक्सिस के टुवार्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं जिस एक्सिस के टुवार्ड्स नेट टॉर्क 0। ओके, सो नाउ इफ देयर इज नो टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, देन एंगुलर मोमेंटम
of the system about that axis is conserved। ठीक है, उस एक्सिस के टुवार्ड्स हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है बच्चों, कंजर्व रहती है। तो ये जो स्टेटमेंट है यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। कुछ कुछ बच्चों लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन से मैच कर रहा है। बिल्कुल, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ये होता था कि किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लग रही हो तो उस बॉडी की लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। अब यहाँ पे टॉर्क बात हो रही है और एंगुलर मोमेंटम। चूंकि बच्चों ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं, ओके, तो मुझे हमेशा एक एक्सिस के अलोंग सोचना पड़ेगा, बार बार एक्सिस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई किसी पर्टिकुलर एक्सिस के टुवार्ड्स अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो हो रही है तो उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के टुवार्ड्स हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, ध्यान रखिएगा, जब सवालों को बनाएंगे तो हम लोग इस बात का हमेशा फोकस करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एक्सिस के टुवार्ड्स ही हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, अदर एक्सिस के टुवार्ड्स नहीं, बिकॉज अदर एक्सिस के टुवार्ड्स हम टॉर्क एक्ट कर रही होंगी। ओके बच्चों, तो चलिए ये सब छोटी छोटी चीजों को एक बार कंसेप्ट में लीजिए और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जिस पर्टिकुलर एक्सिस के टुवार्ड्स नेट टॉर्क ना लगे, है ना, नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तो अब ध्यान रखिएगा कि उसी पर्टिकुलर एक्सिस के टुवार्ड्स हमेशा क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ध्यान रखिएगा हमेशा। वो जो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है आज के डेट में, जो चीजें पढ़ा है आज के डेट में बच्चों, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है। ठीक है, आगे चल के कुछ और छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी वैलिड है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंगुलर इंपल्स वगैरह, ये सब कुछ है। तो सब कुछ बच्चों एक दो वीडियो सेशन में सब छोटी छोटी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। सीटीआरएम से पहले इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। सीटीआरएम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है बच्चों, उसको हम लोग इस पूरे छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उसको कवर करने के बाद पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग आइए एक दो सवाल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल करता हूं मैं, बहुत ही इजी है ये। मान लीजिए कि एक बहुत ही सिंपल सा एक ऐसा है, हमारे पास एक डिस्क सपोज कर लो, डिस्क ही है। ओके, एक डिस्क है ये, ठीक है, और इस डिस्क की मास मान लो कैपिटल एम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये बच्चों ऐसे ओमेगा से घूम रही थी पहले से। ठीक, इनिशियली ओमेगा से ऐसे घूम रही थी। ठीक है, अब हुआ ये, पूरा मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल आप फील करो कि ये पहली सिचुएशन जब ये ऐसे घूम रही थी, हुआ यूं कि अचानक से यहां पे इसके पेरीफेरी पर एक स्मॉल एम मास यहां से आकर के चिपक गई, स्मॉल एम मास यहां पे चिपक गई पेरीफेरी पर, मतलब आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब इसकी ओमेगा, नई ओमेगा क्या हो गई, ये सवाल पूछा गया है। क्योंकि आपको भी पता है कि यहां पे कोई अगर मास आके चिपकती है जेंटली, जस्ट जेंटली आके, कोई ज्यादा फोर्स लगा नहीं है इस पर, सिंपली आके चिपक गया, तो फिर इसके ओमेगा में कमी आएगी, ऐसा आपका मानना होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करनी है। ओके, ये सेकंड सिचुएशन है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में एक डिस्क है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ अ मास स्मॉल एम, ओके, स्मॉल एम ही है, ओके, is just placed gently at the edge of this disk. Find the new omega. ये सवाल है, अब सवाल खुद से भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो कैसे इसको सोचें भाई, ऐसा है कि इस एक्सिस के टुवार्ड्स हमने इसको कोई फोर्स तो नहीं लगाया ना, बिल्कुल आराम से जेंटली रख दिया, तो कोई फोर्स तो लगा नहीं भाई। ओके, तो कोई फोर्स नहीं लगा तो कोई टॉर्क भी नहीं लगा होगा। बहुत अच्छा, तो बच्चों टॉर्क किसी भी इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स, जिसके टुवार्ड्स ये रोटेट कर रही है, इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स एक्चुअल में कोई टॉर्क तो है ही नहीं, कोई टॉर्क तो लगा ही नहीं इसके बाद, तो फिर भाई इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल सिचुएशन में दोनों इक्वल होगी। ओके, पहली सिचुएशन में चूंकि बॉडी है और इस अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के टुवार्ड्स घूम रही है, तो इसकी I1 और ओमेगा कुछ होगी। बाद में पूरी सिस्टम की आई मैं इसके अबाउट लूंगा, ओके, और नई ओमेगा डैश। अब जो पहली स्थिति में ओमेगा क्या रही, आई क्या रही होगी, ऑब्वियसली केवल डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है, सो ऑब्वियसली mr² by 2 रहा होगा। ओके,
सो एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा तो गिवन ही था। बाद में आई क्या होगा, डिस्क तो वही है, तो डिस्क वही है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन बच्चों एक पार्टिकल, एक मास m भी आ गई जो कि इस एक्सिस से स्मॉल कैपिटल आर दूरी पे है, तो सीधे सीधे उसका स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो अब की बार ना हम आई जब लिखेंगे तो आई ये पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं, सिस्टम में ये स्मॉल m भी है और डिस्क भी है। पहले सिस्टम में केवल और केवल क्या था, डिस्क था। सो नई ओमेगा देख सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल भी हो जाएगा। सो फाइनली m कैपिटल M ओमेगा बाई 2, सो कैपिटल M बाई 2 स्मॉल m एंड ओमेगा डैश। सो कैपिटल ओमेगा बाई 2 कैपिटल M2 स्मॉल m बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, ये दोनों कैंसिल, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल M ओमेगा बाई कैपिटल M प्लस 2m। ठीक है, तो बच्चों ये होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस होल डिस्क, मतलब नए सिचुएशन में। ओके, अब इसी पे कभी कभी बच्चों एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। होता क्या है कि जैसे एक डिस्क है ऐसे, और यहां पे ऐसे कोई पर्सन बैठा हुआ है, पर्सन ही मान लो, कोई पर्सन बैठा हुआ है, और ऐसा है बच्चों कि ये अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे ऐसे झुकाया हुआ है, ठीक है, और ऐसा कोई चाक जैसा है, ओके ओके, और ये ऐसे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ओमेगा 1 से घूम रही है। पहली सिचुएशन, अगर इफ पर्सन रेजेज हिज हैंड, ये पर्सन अपने हाथ को क्या करता है, रेज कर लेता है ऐसे। पहले कैसे था बच्चों, सिंपल ऐसे, और किसी चाक पे है और ओमेगा से पूरी सिस्टम घूम रही है, ओमेगा 1 से एक्चुअली घूम रही है, ओके, ओमेगा, हाँ ओमेगा 1 से घूम रही है, चलो ठीक है। सो इफ पर्सन रेजेज हिज हैंड, ठीक है, एंड देन द सिस्टम रोटेट्स विथ ओमेगा 2, ठीक है। पर्सन क्या किया, जब अपने हाथों को ऐसे कर लिया तो अब वो उसका जो रोटेशन है, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी है, वो अब चेंज हो गया, और कितना हो गया बच्चों, भी ओमेगा 2 हो गया, सॉरी, पहले क्या था ओमेगा 1, बाद में क्या हो गया ओमेगा 2, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई होगी। इस सिचुएशन को आप एक बार विजुलाइज कीजिए, कुछ खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस सिंपल सी बात है कि पर्सन अपने हाथ को ऐसे कर लिया, सिंपल। ओके, तो अब ये कितने से रोटेट कर रही है, ओमेगा 2 से। तो ऑप्शन है ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 से क्या, ओमेगा 1 छोटा है ओमेगा 2 से क्या, या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में कोई फर्क नहीं है, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं, कुछ और होगा क्या, ये चीज बतानी है, ठीक। बच्चों ध्यान से देखिए, अब कैसे सोचे इस सवाल पर, इस सवाल में तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, मतलब सिंपल सा है, अपने आदमी वही है, पूरे के पूरे चाक जिस पे वो घूम रहा है भाई वो भी वही है, बस पर्सन अपने हाथों को ऐसे कर दिया, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ सर, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ सर, इसका तो सर जो ओमेगा पहले होगा वही ओमेगा बाद में होगा सर। तो मैक्सिमम बच्चे सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, बट वो है गलत। अब क्यों गलत है सोचो बच्चों, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो किसी भी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, अगर पार्टिकल की बात करें तो ओके। अब मासेस जितना एक्सिस से दूर होगी, अब आप ही बता दो, जैसे मेरी ये हैंड कुछ मास होगी 5 केजी 10 केजी इसका होगा, 5 केजी 10 केजी होगा, और मेरे से जाने वाली एक्सिस के टुवार्ड्स में ऐसे से रोटेट करूँ और अपने हाथों को मैं पास में रखा हुआ हूं, तो ये जो 5 एंड 10 केजी की ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के काफी पास है, ओके। अब सोचो, जब मैं अपने हाथों को ऐसे कर दूंगा तो मैंने इस 5 और 10 केजी की मासेस को इस एक्सिस से थोड़ा दूर किया कि नहीं बच्चों, किया। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पर डिपेंड नहीं करती है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करती है। मासेस एक्सिस से जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी। तो जब पर्सन अपने हाथों को ऐसे करता है तो बच्चों आई उसका बढ़ जाएगा, क्लियर है, और जब हाथों को ऐसे करता है तो आई उसका बाद के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो साफ क्लियर है, हालांकि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस यहां पे या एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं, क्लियर है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई अब ऐसा करते हैं,
चूंकि टॉर्क एक्सटर्नल है नहीं तो L हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। ओके, तो L1 इक्वल्स L2। ओके, और ये ऐसे सिस्टम का शुरू का I1 ओमेगा 1, बाद का I2 ओमेगा 2। क्लियर है बच्चों, ये रहेगा। ओके, तो मेरे को बाद का ओमेगा चाहिए। ओके, तो ये I1 ओमेगा 1 बाई I2। क्लियर है बच्चों, ये हो गया। अब गौर से सुनो, अब ध्यान से देखो। अब बच्चों ये ओमेगा 1 से बड़ा है या ओमेगा 2 या कम है, सोचने की बात है। और ये ऑब्वियस है बच्चों, आप इतना भी न भी करो, मैं आपको इजी बता देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। आई टाइम्स ऑफ ओमेगा पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि एल क्या होगा, आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। अगर किसी का आई बढ़ता है, यानी हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बोल सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल बोल सकते हैं, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर किसी का आई बढ़ता है तो ओमेगा घटता है, और आई अगर किसी का घटता है तो ओमेगा बढ़ता है। अब बाद के केस में बच्चों आई बढ़ा है कि घटा है, अगर अभी ये I1 है और भाई अगर ये I2 है तो कौन कम है, ये कम है, I2 बड़ा है, तो I2 बड़ा है मतलब ओमेगा कम हो गया। तो साफ क्लियर है कि आई चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा डिक्रीज करेगा, तो बाद का ओमेगा कम होगा कंपैरेटिव फर्स्ट के, यानी ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1। क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई डाउट है ना, कमाल का सवाल। ओके, तो चलिए इसको पहले आप कॉपी कीजिए। अब इसी पे बेस्ड में एक सवाल और करता हूं, ठीक है, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक सवाल बच्चों इसमें किया जाता है, मैं आपको बताऊं, कभी कभी एक इमेजिनरी क्वेश्चन बोला जाता है। बोला यह जाता है कि मान लो कि अर्थ, ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा, अर्थ अपने एक्सिस पे श्रिंक कर जाए, कुछ इंटरनल फोर्सेस वगैरह की वजह से, एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस नहीं लग रही है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से अर्थ अपने ही एक्सिस पर श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए, और जो अभी उसकी प्रेजेंट साइज है उसके सीधे सीधे वो आधी हो जाए, मतलब बोल सकते हो उसकी रेडियस क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो क्या बता सकते हो कि अर्थ पे जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है अभी तो 24 आवर्स है, तो अब कितना हो जाएगा अगर वो अर्थ अपने एक्सिस पर श्रिंक कर जाए प्रेजेंट रेडियस की आधी। मैं एक सवाल कर रहा हूं यहां, एकदम इजी क्वेश्चन है। इफ द अर्थ shrinks half of its present radius, then what will be the duration of a day? ठीक है, क्या हो जाएगा? अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर 24 आवर्स से बढ़ जाएगा घट जाएगा सर, मतलब उस पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं, लॉजिकली सुनो। ये हमारी अर्थ है, अभी मान लो कि इसकी रेडियस आर है, बाद में ये क्या हो जाएगी, बस श्रिंक करी है, मासेस कुछ डिसअपियर नहीं किया है, श्रिंक करी है, मासेस अभी उतनी ही है, बस रेडियस क्या हो गई बच्चों, r/2। ओके, आपको पता है कि L1 बराबर L2 तो होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से श्रिंक करी होगी, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो एक्सटर्नल कोई टॉर्क वगैरह के बारे में बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। अब शुरू का बच्चों I1 ओमेगा 1 होगा, बाद का क्या होगा, I2 ओमेगा 2। अब बच्चों ओमेगा से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल 2π/t, याद होगा आपको। सो I1 को तो रहने देते हैं, इसको हम 2π/t1 लिख सकते हैं, और I2 2π/t2, ये दोनों कैंसल। सो वी हैव I1/t1 इक्वल्स I2/t2। ओके, शुरू के केस में I1 क्या है, तो ऑब्वियसली 2/5 अर्थ की मास m, रेडियस r², यही होगी, और टाइम पीरियड, शुरू का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। क्लियर बच्चों, कितना होता है, 24 आवर्स। ओके, बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास तो वही है, 2/5 सॉलिड है ना बच्चों, तो 2/5 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। सो m r/2 का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों टाइम पीरियड हमें चाहिए बाद का, पहले का टाइम पीरियड 24, तो बाद का m 2/5 m कैंसिल, r² से r² भी कैंसिल, तो नीचे यहाँ 1/4 बचेगा, तो यहाँ 1/24, और बच्चों यहाँ 1/4 इंटू t2, सो 24 इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ t2, सो वी हैव t2 इक्वल्स 6 आवर्स। ओहो, मतलब अर्थ पे अब 6 आवर्स की डे और नाइट होगी। अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पहली बात अर्थ क्यों श्रिंक करेगा भाई, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ऐसे सवाल किए जाए तो आप सवाल को इस तरह से ट्रीट कर सकते हो, और सिंपली उसमें क्या करना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का चीज लगाना। क्लियर है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। क्लियर है, ओके।
आइए बच्चों एक सवाल और इस पर डिस्कस करते हैं। इसी टाइप का सिंपल सवाल है, कुछ खास नहीं है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की बच्चों ऐसा लेंथ कुछ है L है, ओके। इस रॉड की कुछ लेंथ L है, ओके, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ओके। इसकी मास कुछ m मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे घूम रही है। और ऐसा है बच्चों, यहाँ पे दो रिंग है एक्चुअली, ठीक है, बीड कह सकते हो, दो बीड है, सिंपली बीड है, और इनकी मास भी m है, इनकी मास भी m है, बीड्स है ये, ओके। अब जब ऐसे रोटेशन कराओगे तो ये दोनों ही बीड क्या हो जाएंगी, यहां पे चली आएंगी। तो अगर ये दोनों ही बीड एंड पे चली आती है, ठीक है, उस वक्त में इस पूरे सिस्टम की ओमेगा क्या होगी? इफ बीड्स रीच टू द ends of the rod, then find new omega of the system। ओके, सिंपल सवाल है भाई, पहले की तरह हो गया। फिर अभी रॉड है, बीड वगैरह यहाँ है, एक्सिस ये है, बाद में क्या हो गया, बीड यहाँ रॉड की मास m l, ओके। अब नई ओमेगा पूछी गई है, पहले की ओमेगा तो जो सिंपल है, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2। शुरू का I क्या होगा, बीड चूंकि एक्सिस के पास है तो इस दोनों की ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सिस से कुछ इसका दूरी है ही नहीं, ऐसा मान के चलना है। तो भाई शुरू में केवल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/12 लिखेंगे, और शुरू का ओमेगा है। बाद में क्या होगा, रॉड का तो होगा ही भाई, ml²/12 तो होगा ही, प्लस ये छोटे छोटे जो दो मासेस है ना, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये L/2 पर है, तो पार्टिकल है तो mr², सो ml/2 का स्क्वायर, और ऐसे से दो पार्टिकल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अब ये सिस्टम का I हो जाएगा, और ओमेगा 2 हमसे पूछा गया, तो बेहद आसान है। सो दिस इज ओमेगा²/12 इंटू ओमेगा। बच्चों ये क्या होगा, 2 2 4, ये हो जाएगा ml²/2 ही आ जाएगा फाइनली। तो एलसीएम लोगे तो 12, सो 7, आई थिंक 7 ml²/12 आ जाएगा। अब देख लो ध्यान से, ये बच्चों L²/4 हो जाएगा, नीचे 2 से कट जाएगा, तो 2 एलसीएम 12, तो 6 ऊपर, और ये मुझे लगता है 1, तो 7, ये दोनों कैंसिल, ml² से ml² कैंसिल, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा/7, यानी 1/7 टाइम्स हो जाएगा। अब मतलब ओमेगा बहुत कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? तो अभी जो भी सवाल बच्चों हमने सेट किए हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके का सवाल सेट किया है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग कुछ बड़ा ही स्पेशल चीज इसमें करने वाले हैं, ठीक है, और उस चीज के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो सेशन के लिए, क्योंकि आज की चीज बच्चों थोड़ी सी नई टॉपिक है। अगर मैं आज उस चीज को पढ़ाता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग एक फ्रेश वीडियो सेशन में करते हैं। बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, और बहुत ही बार सवाल वहां से पूछा जाता है। बच्चों को इस पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ी दिक्कत भी होती है, ठीक है, जैसे कॉलिजन टाइप का कोई क्वेश्चंस है तो उसमें कैसे हैंडल करें, और जनरली उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों ही उसमें लगते हैं। कैसे लगते हैं बच्चों, अगले वीडियो सेशन में इन सब छोटी छोटी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, और डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उसमें पहले तो मैं आपको एंगुलर इंपल्स के बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा, ठीक है, एंगुलर इंपल्स क्या होता है, फिर मैं आपको आइडिया दूंगा कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इस पर खूब अच्छे से थ्योरेटिकल बात करेंगे, और फिर 2-3 सवाल के जरिए उस सारे कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।